गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। तो आज कौन सा टॉपिक है तो ज्योग्राफी का, लेकिन ये अभी पर्यावरण से अटैच ही है। तो क्या है देखिए कि चक्रवातों के प्रति भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुविधता का आकलन कीजिए। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रीय जोखिम शासन कार्यक्रम NCRMP द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण का भी उल्लेख कीजिए। इस तरह से क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चक्रवातों के प्रति भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुविधता का आकलन कीजिए कि भारत में इतना चक्रवात क्यों आता है। और दूसरा कार्यक्रम है कि राष्ट्रीय जोखिम जो शमन कार्यक्रम है NCRMP, इसके बारे में ही बताना है कि उसमें जो इन चक्रवातों से सामना करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। यह है BPSC का टॉपिक है, जो मेन में यूनिट 2 जो GS पेपर का 2 का होता है, उसमें यूनिट ज्योग्राफी का है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। साथ ही अन्य भी कोई एग्जाम हो उसके लिए भी यह लाभदायक है। तो देखिए चक्रवात क्या होगा, तो चक्रवात सुविकसित एक निम्न वायुदाब प्रणालियाँ है, यानी लो प्रेशर प्रणालियाँ है। अब ऐसा क्यों? अगर मान लेते हैं कहीं पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जो चारों तरफ इसके अब हाई प्रेशर हो जाएगी, तो यहाँ से हवाएं इसकी तरफ चलना शुरू करेंगी। जब लो प्रेशर किसी क्षेत्र में होगा तो क्या होगा, वहाँ से हवाएं सीधा ऊपर की तरफ इस तरह से उठना शुरू करती हैं और उस क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर दौड़ना आरंभ कर देती हैं। लेकिन कभी कभी यह इतना असंतुलित हो जाता है कि यह रुकने का नाम नहीं लेता है और यह बहुत तीव्र गति से घूर्णन करने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ हेमस्फीयर में जो चक्रवात की घटनाएं हैं यह कैसे चलती है, तो यह एंटी क्लॉकवाइज चलती है और साउथ हेमस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम लोग यह जानना होगा कि भारत के तट की बात। तो भारत की तट रेखा एक विशाल तट रेखा है जिसका एरिया लगभग 7516 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। और हम लोग जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्षेत्र में ट्रॉपिकल जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, साइक्लोन क्यों कहा गया है, जो चक्रवात आते हैं भारत के बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम साइक्लोन है। इसी तरह जो अटलांटिक महासागर में आते हैं या अमेरिकी तटरेखा से जो टकराते हैं उनका नाम क्या होता है, हरिकेन होता है। और जो साउथ चाइना सी से उत्पन्न होते हैं या प्रशांत महासागर में, और जो चाइना, जापान, फिलीपींस आदि में टकराते हैं उनका नाम वहाँ पर क्या है, तो उनका नाम टाइफून है। और इसी तरह कैरिबियन क्षेत्र में आने वाले तूफान, जिसको क्या कहा गया है, बिली कहा गया है। ये क्लियर है। तो आगे देखिए, तो अब यहाँ पर भारत क्यों अधिक संवेदनशील है, क्योंकि भारत का ये दक्षिण भारत है, पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप हम लोग जानते हैं कि जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक स्थल भाग होता है। अब हम लोग यह भी जानते हैं कि जब बंगाल की खाड़ी और इधर इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, वहाँ से भी तूफान जो कम बचे खुचे तूफान होते हैं, तो साथ ही बंगाल की खाड़ी के में उठने वाले लो प्रेशर के कारण जो तूफान उठते हैं वो सब के सब कहाँ आएंगे, तो भारतीय महाद्वीप में टक्कर मारते हैं, वो भी पूर्व से ही मारते हैं। अब जब तूफान यहाँ पर विकसित होता है तो हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यही कारण है कि भारत के जो पूर्वी तट रेखा है यहाँ पर तूफानों का टक्कर अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई तूफान यहाँ उत्पन्न हो या यहाँ उत्पन्न हो तो भी कितना भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन भारत के पूर्वी तट रेखा को तो अपना हिट करेगी ही करेगी। लेकिन यही बात है कि जब भारत के पश्चिमी तट रेखा इससे कुछ हद तक बच जाती है अरब सागर में। क्यों? क्योंकि अरब सागर में कहीं भी तूफान अगर उत्पन्न होती है तो यह एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो यह भारतीय तट रेखा से दूर चली जाएगी, जिस कारण इधर कम और इधर पूर्व इधर अधिक आती है। किधर? तो बंगाल के खाड़ी में। आगे पढ़ते हैं हम। चक्रवात सुविकसित निम्न वायुदाब प्रणालियां हैं जिनमें प्रचंड पवनें प्रवाहित होती हैं। 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ भारत विश्व के लगभग 10% उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करता है। 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से लगभग 5700 किलोमीटर लंबी तटरेखा ऐसी है जहां चक्रवात और सुनामी आने की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। 13 तटीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 84 तटीय जिले चक्रवातों से प्रभावित हैं।
इतना ही नहीं, कुल जनसंख्या के लगभग 40% लोग तट रेखा से 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहते हैं। इस प्रकार आपदाओं की स्थिति में पुनर्वास की चुनौती और भी बढ़ जाती है। क्लियर है? हाँ, तो क्या होता है, हम लोग कहाँ थे? इस प्रकार आपदाओं की स्थिति में पुनर्वास की चुनौती और भी बढ़ जाती है। पुनर्वास यानी क्या? जब आपदा आते हैं तो बहुत सारी जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोग घरों से बेघर हो जाते हैं। अतः क्या पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो बेघर हो चुके हैं, जिनको रहने के लिए, खाने के लिए कुछ ना है, उन लोगों को पुनर्वास की जाए, ताकि वह कहीं स्थिर होंगे तब ना उनका स्वास्थ्य, उनका इलाज, उनकी देखभाल और वो अपनी रोजी रोटी और अपने दैनिक दिनचर्या वह पुनः शुरू कर पाएंगे। इसीलिए पुनर्वास सबसे महत्वपूर्ण कार्य और यही सबसे चुनौती भरी कार्य होती है। चक्रवातों के प्रति सुभेद्यता का आकलन कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर चक्रवात मई, जून और अक्टूबर नवंबर के महीनों में आते हैं। पढ़ा है 2 बार, कौन कौन? तो मई, जून और अक्टूबर नवंबर। प्राथमिक रूप से नवंबर में और द्वितीयक रूप से मई में, मानी मानसून से पूर्व, मानसून से पूर्व ही ये चरम पर होते हैं। इतने इनसे बड़े पैमाने पर जीवन, आजीविका के अवसरों और भौतिक अवसंरचना का विकास होता है। साथ ही देश की जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, अब पूर्वी तट की बात हो रही है, तो पूर्वी तट ही सबसे अधिक सुभेद है। देखिए यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट, विशेषकर आंध्र प्रदेश, यहाँ देखिए बात हो रही है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल थोड़ा सा, उसका उत्तरी सरकार तट यानी कि यहाँ पर उड़ीसा है, उसका में आंध्र प्रदेश की एक लंबी कोस्ट लाइन है, और तमिलनाडु, यही भारत की पूर्वी तट है बात होती है। तो यह कोरोमंडल हो गया, यह उत्तरी, यहाँ पर रायलसीमा क्षेत्र है यानी आंध्र प्रदेश, और ये उत्तरी सरकार तट है। तो विशेषकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के क्षेत्र अधिक प्रभावित होते हैं। भारत में आने वाले 80% से अधिक चक्रवातों ने पूर्वी तट को ही प्रभावित किया है। बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाले 58% से अधिक चक्रवात अक्टूबर नवंबर में तथा लगभग 30% मानसून के मौसम से पूर्व यानी पहले पूर्वी तट पर पहुँचते हैं और उसे पार करते हैं। पूर्वी तट की उच्च सुभेद्यता का एक कारण सागरीय सतह का तापमान, क्योंकि अब बात हो रही है कि सागरीय सतह का तापमान अधिकतम कम होता है। कब होता है अधिकतम? तो यह अक्टूबर से नवंबर में हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्थल की तुलना में जल देर से गर्म होती है। यही कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी का जो सतह का तापमान है वो है अधिकतम कब होगा? तो अक्टूबर से नवंबर में होती है। हम लोग यह भी जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए समुद्र की जो सतह है उसका तापमान 27 डिग्री से या उससे अधिक होना चाहिए, तो वह स्थिति अक्टूबर नवंबर में ही बन पाती है। और सागरीय सतह का तापमान अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी चारों तरफ से स्थल से एक तरह से कहा जाए तो यह बंद है। इस कारण बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात प्रणालियों का निर्माण होता है, और साथ ही जो चक्रवात है, और चक्रवात हम लोग जानते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चलती है, जिस कारण यह पूर्वी भारत की जो तट रेखा है इसके अनुकूल हो जाती है चक्रवातों के। यही कारण है कि पूर्वी तट रेखा पर अधिक चक्रवात आते हैं। इस तट का उच्च जनघनत्व यानी यहाँ पर आबादी भी बहुत अधिक है। जनघनत्व संकट के समय लोगों की त्वरित निकासी में बाधक बनता है। इनसे भारी क्षति होती है, भारी क्षति होती है। यही बात है कि 1999 में जब सुपर साइक्लोन कब आया था? 1999 में। कहाँ? तो उड़ीसा में, और बार बार ही आती है, तो उससे बहुत अत्यधिक असर पर जान माल की हानि हुई थी। तो आज हम लोग क्या देखें? तो भारत की पूर्वी घाट, यहाँ देखिए, भारत में चक्रवातों के प्रति भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुभेद्यता का आकलन किए, और साथ ही साथ यह देखें कि राष्ट्रीय जोखिम शमन कार्यक्रम द्वारा अपनाए गए उद्देश्य और दृष्टिकोण का भी उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख कहाँ है? अभी है नीचे, और आगे देखिए पश्चिमी तट की सुभेद्यता। और पूर्वी तट तो देख चुके हैं, अब पश्चिमी तट में देखिए। पश्चिमी तट पर गुजरात सर्वाधिक सुभेद है, और अरब सागर के ऊपर, क्यों गुजरात इस तरह का है? क्योंकि इसके अंदर तक तो बहुत जगह समुद्री पानी इंटर कर चुका है। अरब सागर के ऊपर विकसित होने वाले लगभग 25% चक्रवात अक्टूबर नवंबर में और मानसून के मौसम से पूर्व पश्चिमी तट पर पहुंचते हैं। अब आगे देखिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, जो इसके बाद में इस क्वेश्चन का जो टेल था वह टेल यहाँ आ गया। तो
भारत सरकार ने देश में चक्रवात के जोखिम से निपटने के लिए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम NCRMP का आरंभ किया है। इसे गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा प्रतिभागी राज्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM के साथ समन्वय के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। क्लियर हो गया? आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका समग्र उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात के गंभीर प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों को अपनाना है। तो इसमें दो तरह के उद्देश्य हैं। कौन कौन सा उद्देश्य है? जैसे देखिए NCRMP यानी राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन संस्थान की बात हो रही है। निम्नलिखित के माध्यम से नीचे देखिए है इतना के माध्यम से चक्रवातों और अन्य जल भौम विज्ञान संबंधी खतरों के प्रति तटीय समुदायों की सुविधा को कम करने की कल्पना करता है। ये कल्पना हाइपोथेसिस है, लेकिन इसके क्रियान्वयन करने की बात करती है। जैसे देखिए पहला, उन्नत पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली बनाना है। दूसरा, स्थानीय समुदायों के संबंधित अनुक्रिया क्षमता का विकास करना। तीसरा, आपातकालीन आश्रय तक यानी शेल्टर बनाएंगे, बेहतर पहुंच यानी कनेक्टिविटी और निकासी की व्यवस्था। चौथा, जोखिम को कम करेंगे और उपायों को समग्र विकास एजेंडे में प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम शमन क्षमता का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। क्लियर? यानी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आगे देखिए दृष्टिकोण में क्या है। तो NCRMP ने सुविधा के विभिन्न स्तरों वाले 13 चक्रवात प्रवण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी UTs की पहचान की है। इन राज्यों संघों शासित क्षेत्रों को चक्रवात आने की आवृत्ति, जनसंख्या के आकार और आपदा प्रबंधन के लिए विद्यमान संस्थागत तंत्र के आधार पर पुनः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? तो श्रेणी 1 और श्रेणी 2। श्रेणी 1 में देखिए उच्च सुविधा वाले राज्य और UT जैसे, और जहाँ अधिक इनकी फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ता है आपात यानी कि चक्रवात आने की। तो कौन कौन? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये श्रेणी 1 के हैं। और श्रेणी 2 वाले यानी कम सुविधा वाले राज्य UT जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन, दीव। अब तो दमन और दीव और नागर हवेली दोनों एक ही UT हो गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और NCRMP यानी राष्ट्रीय चक्रवात, क्या इसका फुल फॉर्म है और याद करते हैं, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का कार्यान्वयन 2 चरणों में किया जा रहा है। तो कौन कौन? पहला चरण 2011 से 2018 तक प्रथम चरण था और दूसरा चरण मार्च 2020 के लिए दूसरा चरण था। तो इसमें क्या करेगा यह? NCRMP की सफलता से भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति दोनों में सहायता मिलेगी। यानी भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि यह कितना कारगर हुआ। अगर कारगर है तो भारत के भविष्य में इसके और अच्छे से क्रियान्वयन करने का रास्ता खुल जाएगा। तो यह आज हम लोग क्या देखें? चक्रवात के प्रति भारतीय तटों की सुविधा और राष्ट्रीय जोखिम शमन कार्यक्रम के द्वारा अपनाए गए कुछ उसके उद्देश्य और दृष्टिकोण के बारे में पढ़ें। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।